Good morning, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel as Progress Center for Languages. I hope that you all would be happy. So, friends, today we are going to teach you box number 7, present perfect tense. What is the box number 7? Have you listened it? Present perfect tense. Okay. So before starting this session, I would like to request all of you, please like and subscribe my channel. Who's new in my channel, please like, subscribe and share to your friends. Okay, so please see on the whiteboard box number 7. Box number 7 means present present perfect tense. Present perfect tense. This is box number 7. Okay, this is box number 7. About present perfect tense, okay, about present perfect tense we are going to teach you. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Okay, so what is the identification of present perfect tense? जिस सबसे पहले हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे हम आईडी, ठीक है, कि कोई भी टेंस शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि वो टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन लिखा रहे हैं वो अफर्मेटिव की लिखा रहे हैं, टेंस के साथ साथ जो सेंटेंस के लिखा रहे हैं वो अफर्मेटिव के लिखा रहे हैं या निगेटिव का लिखा रहे हैं या इंट्रोगेटिव अथवा डबल इंट्रोगेटिव के. AFFIR अफर, MATI ऐसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जगह वहाँ तक पूरेगी नहीं. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, POSITIV पॉजिटिव सेंटेंस.
ओके। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और सिंपल का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस के साधारण वाक्य। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। और कोई टेंस जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही लिखाते हैं, चाहे हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखें, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखें, अथवा सिंपल सेंटेंस लिखें, बात एक ही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किसकी लिखाते हैं? सेंटेंस की। ठीक है, तो सिंपल अथवा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, इन तीनों में जो भी शुरुआत में कोई टेंस की जब आइडेंटिफिकेशन लिखाते हैं तो और उसमें जब अफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस लिखाते हैं तो उसमें हाईलाइट करने की इतना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ना तो नहीं आता है ना तो क्या आता है शुरुआत में, ना तो बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है। तो ये सब हाईलाइट जो भी करते हैं वो निगेटिव से स्टार्ट करते हैं, जैसे मतलब कि जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और अंत में, तो पहले सेंटेंस को जो है आइडेंटिफिकेशन बताते हैं सेंटेंस की, उसके बाद फिर टेंस की बताते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम डायरेक्ट टेंस की ही बताएं, क्योंकि सकारात्मक में तो सकारात्मक ही जैसा रहता है, क्योंकि उसमें न तो नहीं आता है, मतलब सेंटेंस की बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आइए देखते हैं। क्षमा चाहते माता। जिस वाक्य के अंत में चल क्यों नहीं रहा है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, ध्यान देना, ये आपको देखने को मिलेंगे, तभी आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे। चुके हैं और आगे देखो क्या है, ये ही के लिए बोला गया है, ये शी के लिए बोला गया है, ये दे के लिए बोले गया है, और वी के लिए बोला गया है, हम पढ़ चुके हैं, वे पढ़ चुके हैं, और ये जो है मैं के लिए बोला गया है, चुका हूँ। अब ये इसको लड़का भी बोल सकता है और लड़की भी बोल सकती है। मैं पढ़ चुकी हूँ, लड़का बोलेगा मैं पढ़ चुका हूँ। चुकी हूँ, इसको लड़की बोलेगी। अब तुम के लिए देखो, तुम पढ़ चुके हो, यहाँ पर चुके और यहाँ पर हो। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा ये भी आता है, आ है, ई है। सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन इसी बॉक्स नंबर 7, 8 और 9 की ही होती है। आ है, ई है,
ए हैं, आ हूँ, सॉरी, आ है, ई है, आ है, ई है, ए हैं, पढ़ा हूँ, पढ़ी हूँ, पढ़े हो, आ है, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, पढ़ा हूँ, पढ़ी हूँ, पढ़े हो, जैसे बोलते हैं हैव यू रेड इट, ए हो, इसके अलावा भी या है। सो प्लीज देखते रहिए। इसके अलावा क्या है, या है, गया है, गई है, गए हैं, गए में ये भी तो रहता है, ये भी रहता है, गए हैं, गया हूँ, मैं आगरा गया हूँ, ठीक है। आई हैव, मैं गया हूँ, आई हैव गॉन टू आगरा, या मैं आगरा जा चुका हूँ। एक ही हुआ, हिंदी में दर बदर रहता है लेकिन इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है, यही आसानी होती है इंग्लिश में। गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ, गई हूँ, ई हूँ, गए हो, हैव यू ऑल्सो गॉन टू आगरा, गए हो, इत्यादि। ऐसे शब्द आए, शब्द आए जिसको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन याद रही, वो ज़िंदगी में कभी नहीं इसका ट्रांसलेशन भूलेगा। बॉक्स नंबर 7, 8 और 9 का, क्योंकि ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन इसी की होती है पूरे टेंस में। इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 7 का पॉजिटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 7 का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जिसकी सहायक क्रिया
जिसकी सहायक क्रिया जिसकी सहायक क्रिया एसएनएस के लिए इसकी सहायक क्रिया एसएनएस के साथ यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा पीएनएस के साथ हैव का प्रयोग होता है। ओके, note it down please. नोट लिख लीजिए इसी में। इस टेंस या बॉक्स में हमेशा टेंस या बॉक्स में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की तीसरी
अवस्था का ही प्रयोग होता है। तीसरी अवस्था का ही प्रयोग होता है, वो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन वर्ब की जो है हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। So, have you all written down this statement? I'm just asking with you. I'm just asking you. Have you all written down this statement? Okay, may I remove it? Okay. Now, construction for making affirmative sentence of box number 7. Subject plus has or have plus main verbs third form. Plus object. Okay. Example. For instance, उदाहरण के लिए
मैं आगरा जा चुका हूँ। मैं कोई लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है। मैं आगरा जा चुकी हूँ, ये लड़की के लिए है और ये आगे पहले लिख लेते हैं, इसका बाद में बताते हैं। मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं की मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस किसके लिए है? फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी लड़की बोल रही मैं आगरा जा चुकी हूँ। तो मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया इसमें। चुका हूँ भी नहीं आया, चुकी हूँ तो आया है। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। उसी जो लिखाया हूँ सब उसी में से एक ये भी है। तो हाँ, जाहिरात होता है कि बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर यानी कॉन्स्ट्रक्शन दिया हुआ, तो इसी के बेस पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसमें जिससे जिससे कार्य शुरू होता है वो कर्ता होता है। इसमें ना तो नहीं शब्द आया है बीच में कहीं पर भी, ना तो शुरुआत में क्या शब्द आया है, ना तो अंत में क्या शब्द आया, ना तो बीच में क्या शब्द आया। तो इससे जाहिर होता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो मैं की मीनिंग क्या होती है? आई। और जो आई से शुरुआत हो रहा है हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन, सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन शुरुआत हो रहा है आई से, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू यूज हियर एज द ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पर चूज करना है कि यहाँ आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, इस सहायक क्रिया के रूप में। आई हैव, तो आई प्लूरल नंबर यानी पीएनएस का सब्जेक्ट है। पीएनएस के साथ अगर कर्ता हमारा प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ लगने वाली यूज़ होने वाली सहायक क्रिया भी प्लूरल नंबर की ही होगी। यानी पीएनएस यहाँ पर है तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो पीएनवी की ही होगी। ठीक है, प्लूरल नंबर वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ठीक है, पीएनएस के साथ पीएनबी और एसएनएस के साथ एसएनबी। ठीक है, आई हैव, मैंने आई लिख लिया सब्जेक्ट और हैव ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमने बताया है कई बार कि मेन वर्ब वही होता है जो उस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके पहले, जस्ट उसके पहले जो शब्द आता है। यहाँ पर जाना, जा चुकी हूँ, तो जाना जो होता है वो ही मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमारा क्या, टेंस की यानी बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन आ गया है। तो आइडेंटिफिकेशन के पहले किसी भी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया पहचानना हो तो उस सेंटेंस में बॉक्स अथवा टेंस की जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके जस्ट पहले, उसके ये बॉक्स, ये सेंटेंस है पूरा, ये हमारा टेंस की आइडेंटिफिकेशन चुकी हूँ लिखा है और इसके जस्ट पहले जा लिखा है, यानी जा चुकी हूँ यानी जाने का काम हो रहा है। तो ये जो जा है, जाना है, यही हमारी मुख्य क्रिया होती है। मैंने यहीं पर नहीं, कोई भी बॉक्स कोई भी टेंस में, कोई भी बॉक्स कोई भी टेंस में कोई भी सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस के अंत में जब देखेंगे तो उस सेंटेंस के अंत में जब देखेंगे कि ये सेंटेंस किस बॉक्स अथवा टेंस का है, और जब ये देखेंगे कि ये इसमें ये आइडेंटिफिकेशन है तो उसके जस्ट पहले क्या आया हुआ है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, आ चुका हूँ लिखा हूँ, जा चुका हूँ कि खा चुका हूँ, ऐसे उसी आइडेंटिफिकेशन जस्ट आपको पहले देखना है
तो जो शब्द लिखा रहेगा वही हमारी मुख्य क्रिया होती है, उसी का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो जाना हो, यहाँ पर लिखा हुआ जाने का काम हो रहा है, जाने के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि चुकी हूँ के आगे जा लिखा हुआ है, यानी जाना, जाने के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जाना जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यही हमारी मुख्य क्रिया है। तो आई हैव गॉन, क्या हो गया भाई, आई हैव गॉन, टू लगा देंगे क्योंकि आने जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है। आई हैव टू गॉन, आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, मैं आगरा जा चुकी हूँ। अगर यही बात अगर लड़का बोलता है तो हिंदी में तो दर बदर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में नो चेंजेस। मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा जा चुका हूँ, इसका भी यही ट्रांसलेशन होगा आए, क्योंकि ये लड़का बोल रहा है और वो लड़की बोल रही है, सिर्फ जेंडर का डिफरेंस होता है। और सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में चुकी हूँ का और चुका हूँ का, चुकी हूँ का और चुका हूँ का डिफरेंस रहेगा। हिंदी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में नो डिफरेंस। आई हैव गॉन टू आगरा, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, मैं दिल्ली जा चुकी हूँ, सॉरी मैं आगरा जा चुकी हूँ, मैं आगरा जा चुका हूँ, ओके। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुकी हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई, ठीक है। तुम मुंबई जा चुके हैं, यू हैव गॉन टू मुंबई, ठीक है। वे मुंबई जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई, वे आगरा जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू आगरा, ओके ओके। डिड यू गेट is it clear? Are you getting this sentence or this box? Okay, may I remove it? Okay, next. यहीं पर पहले आप नोट डाउन लिख लीजिए, नोट, तब आपको उदाहरण देने में भी अच्छा लगेगा। नोट नंबर 2, he, she, it, name, boy, girl, everyone, someone, somebody, etc के साथ etc के साथ इस टेंस में his, it, name, boy, girl, everyone, someone, everyone, someone, somebody,
या एवरीबडी, एक चीज़ और नहीं लिखा, एवरीबडी। एवरीबडी ETC के साथ स्टेंस में सहायक क्रिया, ध्यान देना, सहायक क्रिया क्या लगेगी भाई, हैज लगेगी। क्या, हैज प्रयोग होगी। ओके, इसको लिख लो। तो फिर हम आपको नोट नंबर 3 लिखाते हैं। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। Okay, have you all written down? Now, note number 3. You, we, they, I या फिर बॉयज, गर्ल्स, पीपल, पब्लिक, यू वी दे आए, बॉयज गर्ल्स पब्लिक, यू वी दे आए, बॉयज गर्ल्स पीपल पब्लिक, ETC के साथ। ETC के साथ, यू वी दे आए, बॉयज गर्ल्स पीपल पब्लिक, ETC के साथ इंस्टेंस में सहायक क्रिया हैव यूज होगी। हैव प्रयोग ओके। यू वी दे आए, बॉयज गर्ल्स पीपल पब्लिक, ETC के साथ इस टेंस में सहायक क्रिया हैव प्रयोग होगी। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। So have you all written down this statement? May I remove it? Okay. Now next example of this tense. For instance, वह पढ़कर घर
वह पढ़कर आ चुकी है। वह पढ़कर आ चुकी है। वह पढ़कर आ चुकी है। ध्यान देना, यहाँ पर वह है और वह किसके लिए बोला गया है? फेमिनिन जेंडर के लिए। किसके लिए? फेमिनिन जेंडर के लिए। फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल के लिए। जाहिर सी बात है, आप जान लीजिए कि फीमेल के लिए बोला गया। किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक, वह जो है वह यहीं चुकी है से सिर्फ जाहिर हो जाता है कि ये क्या है? लड़की के लिए बोला गया है कि वह पढ़कर आ चुकी है। अगर यहाँ पर चुका है होता, वह पढ़कर आ चुका है, तो ये लड़की के बजाय लड़के के लिए बोला जाता और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाता, सी की जगह ही हो जाता है, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पर चुकी है तो इसलिए यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो उसके अंत में जब पहले आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ जेंडर भी देखेंगे, मेल और फीमेल के बारे में हमें ध्यान देना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन सही करते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगा पाते, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ किसी भी टेंस अथवा बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मेल अथवा फीमेल को भी ध्यानपूर्वक देखकर पढ़ें। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कर्ता यूज़ करना है। ठीक है, तो वह पढ़कर आ चुकी है, लड़की के बारे में बोला जा रहा है शी। तो शी, क्योंकि सी ही मतलब वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन सी लड़की के लिए यूज होता है और ही जो होता है लड़के के लिए। शी और सी की तरह अभी मैंने आपको नोट 2 और 3 में बताया है कि नोट 2 में कि सी के साथ सहायक क्रिया हैज़ यूज होती है। सी हैज़ आ चुकी। मैंने बताया था कि सेंटेंस में देखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो आइडेंटिफिकेशन उस टेंस अथवा बॉक्स की हो वाक्य में, यानी सेंटेंस में जो भी आइडेंटिफिकेशन बॉक्स अथवा टेंस की हो, उसके जस्ट पहले जो आता है वही हमारी मेन वर्ब्स होती है। जो भी सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन जो बताया गया हो, किसी भी सेंटेंस में टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन बताई जाती है, उसके ठीक पहले जो शब्द आता है वो हमारा क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के यहाँ पर क्या दिया गया है? मुख्य क्रिया की मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। तो आने का तीसरी अवस्था क्या होती है? कम, केम, कम। सी हैज़ कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। सी हैज़ कम, चाहे बाई नहीं यूज़ करने, जिरंड है, डायरेक्ट वैसे लगाएंगे। सी हैज़ कम रीडिंग। रीडिंग की जगह अगर आप स्टडिंग लगाएंगे तो और बेटर होगा। सी हैज़ कम स्टडिंग, क्योंकि सिलेबस पढ़ के आ रही है, कोई न्यूज़पेपर या रामायण भी हो सकता है, रामायण पढ़ने गई हो तो ये दोनों भी हो सकता है। सी हैज़ कम स्टडिंग आर रीडिंग। ठीक है, सी हैज़ कम रीडिंग आर स्टडिंग, वह पढ़कर आ चुकी है। ठीक है, ध्यान देना, इसी सेंटेंस में एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा भी बोला जा सकता है लेकिन ट्रांसलेशन सेम होगा। वह पढ़कर आई है। ध्यान देना बेटा, मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, इसके अलावा आ है, ई है, ए हैं, इसके भी अलावा या है, ई है, ये हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है? या है, ई है, ई है आया। ये सेंटेंस
जो आई है ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, आई है, वह पढ़कर आई है, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। तो हिंदी में दर बदर हो सकता है लेकिन इंग्लिश में नो चेंजेस, ठीक है। वह पढ़कर आई है, तो हमारा देख लेना, ये हमारी तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, इसका इस बॉक्स अथवा टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ठीक है। और ये क्या है, आ, और उसकी ई है जो है, ये क्या होगा, सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। और आना जो हो गया मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वही यही इसका भी होगा, शी हैज़ कम स्टडी, सी हैज़ कम स्टडिंग या सी हैज़ कम रीडिंग, दोनों का मतलब एक। आगे पीछे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम पहले रीडिंग लिखे तो इधर भी पहले रीडिंग ही लिखेंगे, नहीं आप बहुत से ऐसे गधे भी बच्चे होते हैं। सी हैज़ कम रीडिंग और सी हैज़ कम स्टडिंग, ठीक है। सी हैज़ कम रीडिंग और सी हैज़ कम स्टडिंग, वह पढ़कर आई है या वह पढ़कर आ चुकी है, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। चाहे आप बोलें सी हैज़ कम रीडिंग और स्टडिंग, चाहे बोलें सी हैज़ कम रीडिंग और स्टडिंग, वह पढ़कर आ चुकी है चाहे बोलें, और चाहे बोलें कि वह पढ़कर आ चुकी है चाहे वो बोलें वह पढ़कर आई है, ओके। और भी ऐसे मैं आपके आगे बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ओके। अभी मैंने जस्ट आपको पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया था, मैंने आपको दिया था वो आगरा जा चुका है, यही बताया था ना आप। वह आगरा जा चुका है, वह आगरा जा चुका है, इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू आगरा, ओके। लेकिन अगर यही सेंटेंस दूसरे हिंदी वाक्य में आ जाए, जैसे वह आगरा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया है कि जिस वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, और उसके ठीक पहले जो शब्द आता है वही हमारा मुख्य क्रिया होती है। आइडेंटिफिकेशन के ठीक पहले जो शब्द आता है वही हमारी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। इसमें भी देखो या है आया है, मैंने ये भी बताया है जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ये हैं, तो देखो या है आया है, ठीक है। या है आया है, इससे जाहिर होता है कि ये सेंटेंस भी बॉक्स नंबर 7 अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो मैं गया हूँ, सॉरी वह गया है और वह जा चुका है, दोनों हिंदी के सेंटेंस भले ही अलग हों लेकिन इंग्लिश में कोई तरबदर नहीं होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन वही होगा, जो आगरा जा चुका है का है वही वह आगरा गया है उसका भी वही होगा, ही हैज़ गॉन टू आगरा, ओके। प्लीज़ नोट इट डाउन।
नाउ निगेटिव सेंटेंस। पहले और दो चार सेंटेंस और लिख लेते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, या मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। या फिर ट्रांसलेशन कर दें कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है। इन दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, ठीक है। दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ और साथ में देखो पढ़ाना भी आया। चुका हूँ ये तो इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। और मुख्य क्रिया की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? टेंस की आइडेंटिफिकेशन के पहले ठीक जो शब्द आए वो क्या होता है? हमारी मुख्य क्रिया होती है। कोई भी बॉक्स की हो, कोई भी टेंस की हो, कोई भी टेंस में जो सेंटेंस दिया हो, कोई भी टेंस में एग्जाम्पल के तौर पर जो सेंटेंस दिया हो, उसके अंत में देखना कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, किस बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन बता रहा है, और उस आइडेंटिफिकेशन के जस्ट पहले जो शब्द आता है वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। अब वो मुख्य क्रिया पर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर में दिया गया है, मेन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बताया गया है, एक फर्स्ट फॉर्म बताया गया है। वो आपको स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या बताया गया है। तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, चुका हूँ भी और आ है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये भी आइडेंटिफिकेशन। तो दोनों सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस अलग अलग हैं लेकिन ट्रांसलेशन इंग्लिश में एक ही होगा। आई के लिए हम क्या लगाते हैं? मैं के लिए आई, देयर आफ्टर आई के साथ हैव, आई हैव। पढ़ाने की मीनिंग होती है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। आई हैव टॉट, किसको पढ़ा चुका हूँ? तुम्हें। आई हैव टॉट यू, ठीक है, यही होगा। आई हैव टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, या फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया है। गॉट इट? वे सेलेक्ट हो चुके हैं, वे सेलेक्ट हो चुके हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं वे सेलेक्ट हो चुके हैं या वे सेलेक्ट हो गए हैं। वे सेलेक्ट आर्मी लिखना हो तो आगे आर्मी भी लिख सकते हैं। वे सेलेक्ट हो गए हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। वे सेलेक्ट हो चुके हैं या वे सेलेक्ट हो चुके हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ट्रांसलेशन एक ही होगा। दे, वे की मीनिंग होती है दे के साथ, क्योंकि दे हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल नंबर की सहायक क्रिया भी लगेगी। दे हैव, सेलेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है सेलेक्टेड, दे हैव सेलेक्टेड
दे हैव सिलेक्टेड। आगे आर्मी लिखना हो तो इन आर्मी लिख दो। दे हैव सिलेक्टेड, वे सिलेक्ट हो चुके हैं या वे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू रिटन डाउन दिस? आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग यू? ओके, नेक्स्ट। हम उसे समझा चुके हैं या हमने उसे समझाया है। हम उसे समझा चुके हैं या हमने उसे समझाया है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा। समझाने की मीनिंग होती है, नोट डाउन कर लीजिए, मेक समबडी। जिसको समझाएंगे, जैसे उसे को समझाएंगे तो यहाँ समबडी की जगह पे उसे होगा। ठीक है, समबडी की जगह पे वही उसे होता है, इसलिए समबडी उसी को बोलते हैं, मेक समबडी। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, केसेस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, इसको नॉमिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव एक ही बात है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर मेक समबडी अंडरस्टैंड, ये एनडी समझ में आ रहा है? फिर से लिख देते हैं, मेक समबडी अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। मेक समबडी अंडरस्टैंड मतलब होता है समझाना। अंडरस्टैंड मतलब समझना और मेक समबडी अंडरस्टैंड मतलब समझाना। ठीक है, लिख लो, मेक समबडी अंडरस्टैंड मतलब समझाना। ठीक है, हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट? ओके, तो होगा क्या, हम की मीनिंग होती है वी के साथ सहायक क्रिया हैव यूज होती है, क्योंकि वी हमारा PNS है, PNS के साथ PNB यूज होती है। वी हैव, और मेक का थर्ड फॉर्म समझाने की मीनिंग होती है मेक समबडी अंडरस्टैंड। मेक समबडी अंडरस्टैंड होती है तो मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड। मेड किसको समझा रहे हैं? उसे समझा। अब उसे लड़का होगा तो ही, हिम, ही का हिम, और लड़की होगा तो हर। वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, यहाँ हिम के जगह पे हर भी हो सकता है, क्योंकि लड़की को भी समझा सकते, लड़की भी बोल सकती है। तो आई मेड हिम और आई मेड हर अंडरस्टैंड। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, आई मेड हिम, सॉरी, वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, वी हैव मेड हर अंडरस्टैंड। मैंने उसे समझाया है या मैंने उसे समझाया है। मैं उसे समझा चुका हूँ। सॉरी, वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड और वी हैव मेड हर अंडरस्टैंड। हमने उसे समझाया है, लेडीज़ के लिए, हमने उसे समझाया है जेंट्स के लिए, हम उसे समझा चुके हैं।
वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, हम उसे समझा चुके हैं। वी हैव मेड हर अंडरस्टैंड, हमने उसे समझाया है। ठीक है, वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, हमने उसे समझाया है। वी हैव मेड हर अंडरस्टैंड, वी हैव मेड हर अंडरस्टैंड, हम उसे समझा चुके हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? दोस्तों, कल मैं आपको इसी बॉक्स की, इसी टेंस की नेगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को कल ही पूरा करूंगा, और अगर वक्त रहेगा तो आपको फेयर सेंटेंसेस भी बता दूंगा विथ फ्रेजल वर्ब। ओके, सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? शुड आई गो? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।